Good morning students, this is Poonam Khetan and I welcome you to MKH video series. So students, we are doing your civics book, and in civics we are doing your chapter number 3, and today we are continuing the remaining part of your this chapter. The name of this chapter is electoral politics. तो ये जो chapter हैं इसके अंदर जो 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्शन. तो बेसिक ये इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में हमने कवर की है और आज भी कवर करेंगे. तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि हरियाणा के अंदर जो है वो चौधरी देवीलाल किस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है उसको हराकर मूव कर रहे हैं. फिर कि हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके का सिस्टम रहता है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो डेवलप हो रही हैं. रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे क्या उसका बेस रहता है. देन वोटर लिस्ट के अंदर नेम कैसे ऐड करवाना है. फिर नॉमिनेशन कैसे रहता है कोई भी कैंडिडेट अगर आना चाहता है. देन जो कैंपेन है उसका क्या सिस्टम रहता है, कितने दिन पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन उसको ऑथोराइज कर सकता है, और पोलिंग किस तरीके से होती है. उन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि इंडिया के अंदर क्या ऐसा सिस्टम हो कि जो इलेक्शन है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो या डेमोक्रेटिक्स हो. क्योंकि जो इंडिया है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है. अब डेमोक्रेटिक है मतलब कि वी हैव लिबर्टी टू चूज़ अवर रिप्रेजेंटेटिव और वी हैव लिबर्टी टू वोट. हमारे पास में वोट देने की ताकत है, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन क्या ऐसा सिस्टम हो सकता है जो कि इंडिया के अंदर इस तरीके से बनाया जाए कि जो इलेक्शन है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक हो. और क्या जो इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाते हैं वो सिस्टम इंडिया फॉलो कर रहा है. तो लेट्स सी अबाउट ऑल द थिंग्स, ऑल द क्वेश्चन, फाइंड द आंसर ऑफ ऑल योर क्वेश्चन. सो व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक. कौन सी चीज़ है जो कि इलेक्शन को इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक बनाती है. देखिए, जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो आपको न्यूज़पेपर्स में या पुरानी न्यूज़ सुनेंगे या पुराने न्यूज़पेपर में या आजकल भी कुछ चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं. इवन डिफरेंट कंट्रीज से आप ये चीज़ें सुन सकते हैं. जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टडी किया था उसमें भी ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी. तो कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो अनफेयर जो प्रैक्टिसेस रहती हैं इलेक्शन के अंदर उसके रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी कि इनकल्जन ऑफ फॉल्स नेम इन वोटर लिस्ट, यानी जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर नेम ही गलत ऐड करवा देना. कई बार ऐसा होता है कि नेम गलत क्यों ऐड करवाएंगे. आप सोचेंगे कि नेम गलत ऐड करवाने का क्या मतलब है. देखिए, जो भी लीडर्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के, वो किसके पास ज़्यादा जाएंगे वोट मांगने, जिसके पास में ज़्यादा वोट होंगे. तो कई बार ऐसी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं जिनके पास में बहुत सारे, एक ही घर में 30-50 वोट्स तो एक ही घर में होते हैं. बाकी उनके जो रिलेटिव्स होते हैं या जो नोन्स होते हैं उन पे भी उनका बहुत होल्ड रहता है, जिनको वो कि मूव कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट देना है. तो कई बार क्या होता है कि कुछ बेसिक कम्युनिटी या कुछ लोग जो हैं जो कि एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने नए कुछ गलत फॉल्स नेम जो है वो वोटर लिस्ट में ऐड करवा लेते हैं, ताकि जब वोट कास्ट करने का टाइम आए तो वो अपने साथ साथ में जो फॉल्स वोट हैं उनको भी कास्ट कर सकें और जो जिस पार्टी को वो बेनिफिट देना चाहते हैं उनको दे सके. तो ऐसी सुनने में आता है मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल बाय रूलिंग पार्टी. तो रूलिंग पार्टी जो है, क्योंकि उस टाइम में जब रूल कर रहे हैं तो सारे ऑफिसेस, सारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आपके अंडर है. तो कई क्या करते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है, यानी जो रूल कर रही है ऑलरेडी, लेकिन अभी इलेक्शन है तो अब हो सकता है अपोजिशन आ जाए, तो वो रूलिंग पार्टी जो ऑफिस जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटी हैं उनको मिसयूज़ कर सकती है, या फिर जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं उनको यूज़ कर सकती हैं. एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स. तो कुछ रिच कैंडिडेट जिनके पास में बहुत पैसा है, पुराने पॉलिटिकल जो फैमिलीज़ हैं उनसे ही बिलोंग करते हैं, तो कई बार वो अपने जो मनी होती है उसकी वजह से भी बाकी पब्लिक को अपनी फेवर में करने का काम कर सकते हैं. तो इस तरीके की कुछ आप देखने को मिल सकती है. एक और इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे. तो वोटर्स को अपने फेवर में करना, रिगिंग मतलब कि कुछ इस तरीके की अनफेयर एक्टिविटी करना या माल प्रैक्टिसेस करना, जिससे कि जो वोटर हैं उसके जैसे वोटर लिस्ट में नेम ऐड करवा दिया या एक ही वोटर के
अलग अलग नेम्स है कि कुछ वोटर्स ऐसे हो सकते हैं जो वोट करने नहीं आए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि सभी वोट देने आए, तो कुछ वोटर्स जिनका उनके नॉलेज में होता है कि ये वोट देने नहीं आएंगे तो उनके नेम पे उस पर्सन को भेज दिया कि आप जाके वोट दे के आओ। तो इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जो पोलिंग डे के दिन होती है। तो ऐसा सुन के बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में आज अगर आप देखेंगे तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है तो वो तो ये कहता है कि इट्स नॉट पॉसिबल टुडे, क्योंकि इतना बढ़िया सिस्टम हो गया है जो कि इस तरीके की माल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं होने ही नहीं देता है। लेकिन हो सकता है कुछ जो इनर एरियाज़ है, जो विलेजेस हैं या जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा नहीं पहुँच पाता हो, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी रहती हो। अदरवाइज़ आसपास के हमारे एरिया में या हम जैसा चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, शायद ऐसी एक्टिविटी नहीं होती होगी। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है इन इंडिया कि इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। चलिए, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ मैंने रिटर्न में कुछ नोट्स दिए हुए हैं, आपकी बुक के अंदर भी बहुत डिटेल में दिया हुआ है। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ थोड़ा ऑरली कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन जो है वो कौन कंडक्ट करवाता है। हमारे यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास में है? इलेक्शन कमीशन के पास में। और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट और बहुत पावरफुल बॉडी है। इंडिपेंडेंट भी है, मतलब उस पर किसी भी गवर्नमेंट का, किसी का भी कोई प्रेशर नहीं है। और इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ में पावरफुल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास में पावर है और आप अपनी पावर को उसको यूज़ कर सकते हो, तभी आपकी उस इंडिपेंडेंसी का बेनिफिट है। जैसे कि हमारी जुडिशरी जो है, जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया और पावरफुल रखा हुआ है। लाइक अगर कोई गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है या कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये इंडिकेट कर सकती है, गाइडलाइन दे सकती है कि यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है और आप इस पर कुछ फेयर एक्शन लीजिए। तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है, जो वो इलेक्शन के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का पावरफुल डिसीजन जो है वो ले सकती है। इवन गवर्नमेंट को भी इस तरीके की गाइडलाइन दे सकती है। तो ये जो इंडिपेंडेंसी है या स्ट्रेंथ है इलेक्शन कमीशन की, वो हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। तो कुछ और चीज़ें देखते हैं इसके बारे में। So you can see here in India election conducted by an independent and powerful election commission, जिसको EC भी आपको सुनने में मिल जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कराता है और ये अपनी पावर को बिल्कुल उसी तरीके से इंजॉय करती है जैसे कि हमारी जुडिशरी इंजॉय करती है। इंजॉय करने का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा हम इंजॉय करते हैं वैसा नहीं, इंजॉय का मतलब उस पावर को यूज़ करती है। और जब आपके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं है तो इट मीन्स आप सही तरीके से अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इसका हेड होता है इलेक्शन कमीशन का, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनको कौन अपॉइंट करता है? इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर होने के बाद में वो सिर्फ प्रेसिडेंट की सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। डजंट मैटर कौन सी पार्टी रूल कर रही है, डजंट मैटर कौन प्राइम मिनिस्टर है, डजंट मैटर कौन प्रेसिडेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि रूलिंग पार्टी कौन है और कौन वहाँ पे रूल करना है, चाहे वो कितनी भी पावरफुल पार्टी क्यों ना हो। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल अपने तरीके से काम करता है, उस पर किसी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं है। EC कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, EC यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट भी करता है और कंट्रोल भी करता है सभी इलेक्शन को। कहाँ से लेके अनाउंसमेंट से लेकर रिजल्ट तक सभी चीज़ों पे बहुत नज़र रखता है। इट कीप्स his eye on all the part of election. So implement code of conduct, कुछ code of conduct जो है वो अनाउंसमेंट के साथ ही शुरू हो जाते हैं। ये code of conduct जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होते हैं, उनके कैंडिडेट्स के लिए होते हैं, उनके मेंबर्स के लिए होते हैं कि आप ये चीज़ें फॉलो करोगे। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कि कुछ नियम कानून ऐसे हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना आपको ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको पनिश भी किया जा सकता है। कुछ इस तरीके की पनिशमेंट जो हो सकती है, फाइनेंशियल पनिशमेंट हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, बहुत सारी पनिशमेंट भी लगा सकती है। इवन इट कैन ऑर्डर टू गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस।
गवर्नमेंट को भी कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। अभी आप देख सकते हैं कि इसे कितना पावरफुल है, ऑर्डर टू रीपोल। और कहीं पे अगर इनको लगता है, कोई ऐसी कंप्लेन मिलती है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर या उस पोलिंग बूथ के ऊपर कुछ माल प्रैक्टिसेस हुई है, कुछ गलत हुआ है, गलत तरीके से वोटिंग हुई है, तो वहाँ पे रीपोल करने के भी ऑर्डर दे सकता है कि ये इलेक्शन फेयर नहीं है, यहाँ पे पोलिंग दोबारा की जाएगी। तो इतनी पावरफुल है हमारे यहाँ पे, जो कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। अगर इसी इतनी पावरफुल नहीं हो या उस पर किसी तरीके का प्रेशर हो, गवर्नमेंट का प्रेशर हो, तो इलेक्शन को इतना डेमोक्रेटिक बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? कि अगर उस पर प्रेशर है तो प्रेशर किसका होगा? जो रूल कर रही है उस पार्टी का। तो जो रूल कर रही है पार्टी वो उस टाइम में क्या है? सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो वो अगर अपना प्रेशर क्रिएट करके और इलेक्शन कमीशन को अपने तरीके से चलाएगी, तो अब जो होने वाले वोटिंग है वो किसके फेवर में जाएंगे? वो गवर्नमेंट के फेवर में जाएंगे, जो कि ऑलरेडी रूल कर रही है। तो फिर तो डेमोक्रेसी रही ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो ये जो इसकी इंडिपेंडेंसी है इलेक्शन कमीशन की, वो हमारे यहाँ पे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। तो इंडिया के अंदर इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड मेक श्योर कि यहाँ पे होने वाले इलेक्शन बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से होते हैं। अब और भी कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आप ये चेक कर सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और सभी उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इससे जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं लोग, उनसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके का इलेक्शंस हो रहे हैं। तो जो पीपल के पार्टिसिपेशन है इन इलेक्शन यूजुअली मेजर्ड ऑन बाय टर्न आउट। तो टर्न आउट क्या होता है कि उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितने लोगों ने वोट कास्ट किए, पर जो परसेंटेज रहती है जो वोट करने वाले लोगों की, उसको आप मेज़र कर सकते हैं। तो अगर कुछ एक ग्राफ भी दिया होगा आपकी बुक के अंदर, तो इवन उसको यूएस से अगर कंपेयर करके देखेंगे तो जो हमारे इंडिया का ग्राफ है वो डे बाय डे क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। मतलब जो वोटिंग के टाइम पे लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो वोट करने के लिए ज़्यादा पहुंचने लगी है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वोट कास्ट करने लगी है। ठीक है, तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। और एक चीज़ और देखेंगे इंडिया के अंदर, बहुत ही स्पेशल चीज़ है कि जो पुअर है या इलिटरेट पीपल है या अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, यानी जिन तक अभी तक फैसिलिटीज़ नहीं पहुंची है, जिनको हम इलिटरेट बोलते हैं, पुअर बोलते हैं, वो ज़्यादा प्रोपोर्शन के अंदर, लार्जर प्रोपोर्शन के अंदर वोट देने जाते हैं। ये आप हमेशा इंडिया के अंदर ये स्पेशलिटी रही है। जबकि आप वेस्टर्न कंट्री यूएस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होते हैं कि जो लिटरेट पीपल हैं या जो पढ़े लिखे हैं, एडवांस कहने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा वोट कास्ट करने जाते हैं कंपेयर टू पुअर पीपल और जो इलिटरेट पीपल है। लेकिन इंडिया के अंदर उल्टा है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि वोट अगर देने जाएंगे तभी हम जिसको जिताना चाहते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लेके आना चाहते हैं, उसको जिता पाएंगे। अगर हम नहीं जाएंगे तो जो इलिटरेट पीपल है वो तो वैसे ही कम जा रहे हैं, तो सही रिप्रेजेंटेटिव हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इन इंडिया। और कॉमन पीपल अटैच अ लॉट टू इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन। जो कॉमन पीपल है इंडिया के अंदर लार्जर अमाउंट के अंदर इस इलेक्शन से बहुत अटैच रहता है। और इसका एक आइडिया, एक एग्जाम्पल आप अपने आसपास देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, चाहे वो आपके स्टेट के अंदर हो ना हो, अगर तो वो जनरल इलेक्शन है, मतलब कि हम अपना पीएम इलेक्ट करने वाले हैं, देन यू विल गेट कि पूरा टाइम घर के अंदर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ और सिर्फ एक ही मेजर डिस्कशन चलता है, और वो क्या रहता है? अबाउट द इलेक्शन, कि कौन पीएम बनेगा, कौन सी पार्टी का पीएम बनेगा, ये पार्टी पहले ऐसे थी, इसने ये किया, इस वजह से हो सकता है ये हार जाए, ये जीत जाए। तो इस तरीके के डिस्कशन आपको पूरा दिन मिल सकते हैं। इवन आप कहीं भी गली में जा रहे हो तो हो सकता है 2 लोग 4 लोग साइड में खड़े हों, वो भी इसके बारे में बात कर रहे हों। और मतलब इसका एक हाइट आप ये देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, आप बात कर रहे हैं। अभी जो यूएस के अंदर इलेक्शन हुए, हमारे यहाँ पे तो इंडिया के अंदर हम तो उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है, वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो कौन इलेक्ट होने वाला है, तो उसका भी डिस्कशन रहता है। तो एक बहुत स्पेशलिटी है इंडिया के अंदर कि जो कॉमन पीपल हैं, चाहे उनको राजनीति की समझ है नहीं है, लेकिन वो अपने आइडियाज़ जो है वो बिल्कुल शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, और बहुत फ्रेंडली और फ्रेंकली शेयर करते हैं।
कि ये पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बनने वाला है, ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, तो अपनी अपनी जो पहले से प्रिडिक्शन लगानी होती है, वर्डिक्ट देनी होती है, वो डेफिनेटली हम अपनी ज़रूर देते हैं। ये इंडिया की स्पेशलिटी है। तो ये भी हमारे इलेक्शन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, एक सही रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने में हेल्प करती हैं। और इंटरेस्ट जो है वोटर्स का वो भी इलेक्शन के लिए बहुत बढ़ गया है। रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीज ओवर द ईयर। आप देखेंगे कि जो इलेक्शन के अंदर एक्टिविटी होती है, चाहे वो कैंपेन है, चाहे वो मीटिंग है, रैली है, वो इंक्रीज हुए हैं और उनके अंदर जो कॉमन पीपल हैं उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। हम बात करते हैं, हम उनके साथ में मूव करना पसंद करते हैं, हम उनके साथ में जिसको हम सपोर्ट करते हैं उसके साथ में जाते भी हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि आप इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शन का और इंडिया के लोगों का पार्टिसिपेशन देख सकते हैं इलेक्शन के अंदर, जिससे कि हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया के अंदर इलेक्शन बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं, फ्री और फेयर तरीके से होते हैं, विदाउट एनी माल प्रैक्टिसेस। ओके, यस, तो चलिए देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं इंडिया की इलेक्शन के अंदर जो स्पेशलिटी है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, यानी जब इलेक्शन के आउटकम आ रहे हैं उस टाइम में उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि कंट्री के अंदर अगर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है लोगों के बीच में। लेकिन इन इंडिया वी हैव मोर एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। कि उसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कभी भी जब भी इलेक्शन होते हैं उससे पहले हम कोई जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे पे एलिगेशन भी लगाते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हम ऐसा करेंगे। इन सब चीज़ों के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स, रैली, असेंबलीज आप देखते होंगे। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे होते हैं उससे पहले भी आप न्यूज़ चैनल के ऊपर देखेंगे कि लोग जो हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं, जो उनके सपोर्टर होते हैं या जो लीडर्स हैं जिनके अंदर बीच में डिबेट हो रही होती है, वो कहेंगे नहीं जी हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। और जैसे ही इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं वो एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट की तरफ बढ़ रहा है कि हाँ कौन सी पार्टी जीत रही है, तो आप देखेंगे कि जो हारने वाली पार्टी है वो हमेशा इस मोड में आ जाती है कि ठीक है ये लोगों की पसंद थी, ये पीपल्स वर्डिक्ट मान के उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन के प्रॉपर रिजल्ट आ जाते हैं और ये डिक्लेयर हो जाता है कि कौन जो है वो गवर्नमेंट बनाने वाला है, तो जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स होते हैं तो वो हमेशा उनको वेल विशेस देते हैं, उनको बधाई देते हैं कि ठीक है आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जीत गए हैं, आप सरकार बनाने जा रहे हैं, गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, एंड वी विश कि आप जनता की सेवा करें और इस तरीके से उनके वेलफेयर के लिए काम करें। तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल थिंग है हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर। ऑल्दो बोला जाता है कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत गंदी पॉलिटिक्स है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ये जो एक्सेप्टेंस है वो इसे बहुत ही ब्यूटीफुल बना देती है। कभी भी हारने के बाद में या उस चीज़ के बाद में बहुत रेयरली लोग जो हैं वो क्वेश्चन हो सकता है, कई बार ईवीएम पे भी क्वेश्चन उठ जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन उठ जाता है, बट मोस्टली जो है इंडिया के लोगों में, इंडिया के जो लीडर्स हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं कि येस वी लॉस और वी विन, दोनों ही कंडीशन में। तो जो विन करने वाली पार्टी है वो भी ऐसा नहीं है कि सामने वाली अपोजिशन पार्टी को किसी तरीके के कुछ गलत वर्डिंग जो है, रॉन्ग वर्डिंग या कुछ इस तरीके के यूज़ करते हैं। इवन विन करने के बाद में, जीतने के बाद में दे एक्सेप्ट और ये उनकी बधाई भी जो है वो स्वीकार करते हैं। किसी तरीके का एलिगेशन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं या कम हमें देखने को मिलते हैं। तो इफ़ इलेक्शन आर नॉट फ्री एंड फेयर देन ऑलवेज रूलिंग पार्टी विन। तो हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर नहीं होते हैं या कुछ उसके अंदर माल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। तो अगर ऐसा हो तो आप ये देखेंगे कि हमेशा रूलिंग पार्टी जीते, फिर तो दूसरी अपोजिशन पार्टी या कोई भी और जो मेंबर है, कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर है, कैंडिडेट हैं, वो जीत ही नहीं पाए। लेकिन इंडिया में आपको क्या देखने को मिलता है कि द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन, कि जो रूलिंग पार्टी है आपको रूटीनली इलेक्शन जो है वो लूज़ करते हुए मिल जाएगी। इवन हमारे राजस्थान में तो स्पेशली ये होता है कि 5 ईयर्स जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है वो बीजेपी की रहती है, देन फिर नेक्स्ट 5 कांग्रेस, देन बीजेपी। इस तरीके से ऑल्टरनेट जो पार्टी है वो रूल करती है। और
आप सेंटर के अंदर भी देखेंगे कि तो पार्टी जो है वो चेंज होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही पार्टी की हमेशा आपको गवर्नमेंट मिलेगी। तो जब ऐसा रहता है तो उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं कि या तो जो कैंडिडेट है या जो रूलिंग पार्टी है वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है एंड पीपल आर सेटिस्फाइड। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिसेस या कुछ इस तरीके की एक्टिविटी कर रही है जिसकी वजह से वो जो अपोजिशन पार्टी है ये जो दूसरी पार्टी को जीतने ही नहीं दे रही। तो हमारे यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं और ये होता भी है कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस बहुत रेयर होती है, कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती रहती है, अपोजिशन को भी चांस मिलता है रूल करने का। ठीक है, तो द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल। स्टेट लेवल पे भी देखेंगे और नेशनल लेवल पे भी आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बट यूएसए में जैसे रेयर जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है वो बहुत रेयर लूज करती है इलेक्शन, बट इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ एमपीज एंड एमएलएज लूज इलेक्शन। यानी इंडिया के अंदर आप ये देखेंगे कि जितने एमपी या एमएलएज अभी हैं, जो एमपी बने हुए हैं या एमएलएज हैं, वो आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर 50% जो है वो चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो हैं इंडिया के जो लोग हैं उनको ये लगता है कि ठीक है, जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनकी कमियां हमें ज़्यादा नज़र आती है, हमें लगता है कि वो अच्छा नहीं काम कर रहे, तो हम उनको चेंज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जो नया कैंडिडेट आएगा हो सकता है वो हमारे लिए कुछ अच्छा काम करे। तो अगर यहाँ पे माल प्रैक्टिसेस हो रही होती या फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं हो रहा होता तो ये कभी भी नहीं आते, क्योंकि ये तो हारते, तो ये तो रूल कर रहे हैं तो ये अपनी उसके अंदर पावर दिखा सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन आउटकम्स एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट, मतलब जो इलेक्शन के आउटकम्स आते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है पीपल वर्डिक्ट के रूप में, जनादेश के रूप में उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो पीपल है, मतलब जनता है, पब्लिक, वो भी उसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, फिर भी इतनी सारी चीज़ें हमने देखा, बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी इंडिया के जो इलेक्शन हो रहे हैं, बट कुछ भी ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से इन चीज़ों को अनफेयर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे ठीक है, जब आप इलेक्शन के अंदर वोट कास्ट करने जा रहे हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ एक्टिविटी तो ऐसी हो ही सकती है जो कि इस मतलब उस इलेक्शन को फेयर नहीं बनाते हो, अनफेयर बनाते हो। जैसे कि आपके बुक के अंदर ही एक कार्टून दिया हुआ है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि जो लीडर हैं वो बाहर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बता रहे हैं, उनमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोल दिया कि हमने अपने ही जो रिलेटिव हैं, पावरफुल रिलेटिव को टिकट दिया। अब टिकट का मतलब हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जिस पर्सन को आप अपने पार्टी से कैंडिडेट बनाना चाहते हैं तो क्या करती है, पर्टिकुलर जो पार्टी होती है वो उसको अपना टिकट दे देती है, मतलब कि ये हमारी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बोला कि हमारे रिलेटिव कैंडिडेट को, पावरफुल रिलेटिव कैंडिडेट, पावरफुल क्यों हो गए, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के रिलेटिव हैं और अपने रिलेटिव को ही टिकट दे रहे हैं, तो वो एक तरीके से अनफेयर एक सोर्स हो जाता है या एक प्रैक्टिस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो रूलिंग पार्टी या जो उनके रिलेटिव जो कैंडिडेट आप उनको बना रहे हैं वो बहुत बढ़िया से काम नहीं कर पाए, जबकि और बहुत कैंडिडेट हो सकते थे जो कि जनता की सेवा कर सकें। ठीक है, तो ये एक अनफेयर तरीका हो सकता है। और भी क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो हम देखेंगे, और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो कि एक हम ये सोचते हैं कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक नहीं बनने दें, तो उन चैलेंजेस को हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की एक्टिविटी नहीं हो। अगर वो एक्टिविटी नहीं होगी तो इलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे हैं, बहुत फेयर तरीके से हो रहे हैं। अगर इन एक्टिविटी को हम रोक पाए तो डेफिनेटली एक इलेक्शन को भी बहुत डेमोक्रेटिक उसको बना पाएंगे। ठीक है, सो क्या चैलेंजेस रह सकते हैं कि जो रिच कैंडिडेट्स होते हैं कैन एंजॉय अ बिग अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉल पार्टीज। जो स्मॉल पार्टीज होती हैं, लोकल लेवल की पार्टीज होती हैं, उनके पास में रिसोर्सेज कम रहते हैं, बहुत बड़ा पैसा नहीं होता, लेकिन जो रिच कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ में ज़्यादा डील कर सकते हैं, उनको बेनिफिट्स दे सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो जो रिच कैंडिडेट होगा वो क्या करेगा, उसके पास में वो फैसिलिटी पहुँचा पाएगा, और वो जो पर्सन है जिसको ज़रूरत थी उसके पास में फैसिलिटी पहुँच गई तो उसको ये लगेगा कि
वो बहुत बढ़िया पर्सन है और मुझ तक तो इसने मेरी हेल्प की है तो अच्छा ही होगा, तो वो एक इस तरीके के एडवांटेज जो है वो रिच कैंडिडेट ले सकते हैं। छोटी पार्टीज़ या जो लोकल लेवल की पार्टीज़ हैं, हो सकता है उनको इस चीज़ का नुकसान हो, तो ये एक चैलेंज हो सकता है फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए। सम पार्ट्स ऑफ कंट्री कैंडिडेट जो क्रिमिनल कनेक्शन के साथ में लोग जो हैं वो जुड़े होते हैं, कुछ क्रिमिनल लोग उन पार्टीज़ के साथ में ऐड होते हैं, और कई बार क्या होता है कि पावर जब आ जाती है तो वो क्राइम की तरफ आपको ले जाती है। तो कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहता है, या उनका काम ही जब वो पावर में आते हैं तो लोगों को इस तरीके से रूल करते हैं जो कि पार्ट होता है एक क्राइम का। तो कुछ पार्टीज़ या कुछ लोग जो हैं कैंडिडेट्स, हो सकता है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहे हों, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जैसे मैंने बताया कि बहुत इनर एरिया में या कुछ जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की कम चलती है, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है कि वो जो बाकी लोग हैं, जो थोड़े पुअर लोग हैं या कम पावरफुल लोग हैं, उनको उस रेस मतलब इलेक्शन की रेस से ही बाहर कर दें। तो ये भी देखना पड़ेगा, ये चैलेंज भी ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हम इलेक्शन यहाँ पे फ्री और फेयर तरीके से कर पाएँ। समटाइम इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस, तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। कई बार क्या होता है कि इलेक्शन के अंदर आपके सामने, यानी पीपल है या पब्लिक जो है, उनके सामने कैंडिडेट्स ही बहुत कम हैं, आपके पास में चॉइस ही नहीं है, तो हम पब्लिक क्या करेगी, या तो वोट नहीं देने जाएंगे तो आप उनमें से शायद बेटर को सेलेक्ट करने में वो उसके लिए कैपेबल नहीं हो, तो लोग क्या करते हैं कि उन दोनों में से जो ठीक लगता है आपको, उसको आप इलेक्ट कर लेते हैं, उसको वोट दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास में चॉइस है, मान लो 2 ही चॉइस है, ये चॉइस ही एक है, तो आप क्या करेंगे, आपको लगता है कि ठीक है इसने भी ऐसा ही करना है, इसने भी ऐसा ही करना है, तो जो उनमें से ठीक लगता है उसको हम वोट कास्ट कर देते हैं। तो डेमोक्रेसी के लिए या इलेक्शन को फेयर तरीके का बनाने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि यू मस्ट हैव मोर चॉइसेस, जिससे कि आप एक बढ़िया कैंडिडेट को इलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, स्मॉलर पार्टी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं ले पाते हैं बहुत सारी चीज़ों के, जैसे मैंने बताया आपको कि जो रिच कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास में थोड़े से ज़्यादा एडवांटेजेस रहते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है, हमने जो भी चीज़ें देखी हैं उनसे क्या कंक्लूज़न निकलता है। देखिए, दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन मैनी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी। जिन चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बहुत पुरानी जो एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके यहाँ पे भी इस तरीके के चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इवन कई बार ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई बार कम भी हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर कंट्री बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे कभी भी इस तरीके की एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस उनके अकॉर्डिंग जो है वो रहते हैं, बट उन चैलेंजेस को हम अपने लेवल पे बहुत बढ़िया से इम्प्रूव कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की बात अगर कहें तो बहुत बढ़िया से अपना काम कर रहा है और पावरफुल है, इसलिए आगे भी डेफिनेटली करता रहेगा। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, इलेक्शन के बारे में पढ़ा, और प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा। इवन अब आप इतने कैपेबल हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आपको इतनी नॉलेज आ गई होगी कि किस तरीके की एक्टिविटी, किस तरीके की बातें हम अपने आसपास सुनते हैं इलेक्शन के रिगार्डिंग, और जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उनको समझने की जो सोच होती है, परसेप्शन है, वो भी डेफिनेटली आपके अंदर इंक्रीज़ होगा। तो इन फ्यूचर आप या अभी जो है वो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या ऐसी आप मेजर्स कर सकते हैं जिससे कि ये जो चैलेंजेस हैं उनको कम कर सकें, और जो भी थोड़ी बहुत माल प्रैक्टिसेस हैं या जो चीज़ें, जो एक्टिविटी इलेक्शन को अनफेयर बनाती हैं, उनको आप कैसे रोक सकते हैं। तो डेफिनेटली अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करें, ताकि आपके आइडियाज़ से हमारी कंट्री जो है वो और एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ, एक बेटर डेमोक्रेटिक कंट्री भी बन पाए और यहाँ के इलेक्शन और भी बढ़िया से हो पाए। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हमने इलेक्शन से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को, सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया है। शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनवा दिए हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो हैं वो भी आप इसके अकॉर्डिंग तैयार करें अपने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।